हरियाणा में सीएम नायब सैनी कैबिनेट का आज विस्तार होगा। इस संबंध में औपचारिक तौर पर निमंत्रण पत्र जारी किया गया है। आज नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। फिलहाल पूर्व मंत्री अनिल विज पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है क्या उन्हें फिर से मंत्री बनाया जाएगा। विज अपनी पार्टी में पहले से ही नाराज चल रहे हैं। वो चंडीगढ़ में नए सीएम के चयन को लेकर जब विधायक दल की मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग छोड़कर घर चले गए थे। हालांकि इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के लिए वो सदन में जरूर आए थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने अंबाला में कहा उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। चर्चाएं हैं विज को इस बार गृह विभाग नहीं दिया जाएगा। शायद इसी को लेकर नाराजगी हो सकती है, जबकि फिर से गृह मंत्री बनने की चाहत रखते हैं अनिल विज। तमाम चीजें चल रही हैं अनिल विज को लेकर। आज हरियाणा में मंत्री पद का विस्तार होना है। अब देखना होगा किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, ये बड़ी बात है। तो हरियाणा की राजनीति में जो उलटफेर हुआ है उसमें बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज काफी मजबूत चेहरे हैं हरियाणा में बीजेपी के लिए, और उनकी नाराजगी की खबरें सामने आना ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए देखना होगा कि आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या अनिल विज को उसमें जगह मिलती है, और मिलती है तो क्या फिर से उन्हें गृह मंत्री विभाग मिलता है, गृह मंत्री बनाया जाता है। हरियाणा की राजनीति में पिछले दिनों काफी उठापटक देखने को मिली थी। मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मनोहर लाल के साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज की भी कुर्सी चली गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने हरियाणा की कमान नायब सैनी को सौंपी। नायब सैनी की कैबिनेट में अनिल विज का नाम शामिल था, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले इस्तीफे के बाद नाराज हुए अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। अब नए सीएम बनने के बाद भी विज की नाराजगी कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर देखा गया जब नायब सिंह अंबाला पहुंचे, जहां उनका अंबाला कैंट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की टीम ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन इस दौरान वहां पर अनिल विज कहीं मौजूद नजर नहीं आए। और आज हरियाणा में नायब सैनी कैबिनेट का विस्तार होगा। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर नाराजगी की जो खबरें आ रही हैं अनिल विज को लेकर उनमें कितनी सच्चाई है, और क्या एक बार फिर से अनिल विज को हरियाणा की कैबिनेट में जगह मिलती है। 4 बार टलने के बाद आखिरकार हरियाणा सीएम नायब सैनी कैबिनेट का आज विस्तार होगा। इससे पहले 4 बार ये विस्तार टल चुका है। डेट फिक्स हुई, लेकिन किसी कारणों से रद्द करना पड़ा। कैबिनेट के विस्तार को लेकर औपचारिक तौर पर निमंत्रण जारी कर दिया गया। आज शाम यानी कि कुछ ही देर में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा राजभवन की तरफ से जारी निमंत्रण पत्र में बताया गया शाम 4:30 बजे के आसपास मंत्रियों का शपथ समारोह शुरू होना है, यानी कि अब से कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में नायब सैनी कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो 8 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। माफ कीजिएगा, इस पर सबकी नजरें जो हैं वो अनिल विज पर टिकी हुई हैं कि अनिल विज क्या आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं, क्योंकि पिछली बार जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस दौरान अनिल विज वहां पर मौजूद नहीं थे। हालांकि उनको न्योता भेजा गया था, और जिस तरीके से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं वहां पर अनिल विज नहीं पहुंचे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल है क्या अनिल विज वाकई पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और आज 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अनिल विज को कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जब बीजेपी नेताओं से इस बारे में पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को टालते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मजबूत स्थिति में है। वहां पर नेताओं को लेकर मनभेद की जो खबरें हैं वो मनगढ़ंत है, और ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी तस्वीर पार्टी के अंदर नहीं है जहां पर कोई किसी से नाराज है या किसी के पास किसी विभाग को लेकर नाराजगी की वजह हो। बीजेपी मजबूत स्थिति में हरियाणा में है। हालांकि कैबिनेट में अनिल विज को जगह नहीं मिलेगी, इसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहते हुए नहीं बन रहा है। इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अनिल विज अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से ये खबरें अब तक सामने आई हैं। विधायक दल की बैठक में जब नायब सैनी को सीएम बनाए जाने की बात हुई थी तो इस बीच वो उठकर चले गए थे। बीच मीटिंग से अनिल विज उठकर अपने घर चले गए थे, जिसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई हैं। इन खबरों ने जोर पकड़ लिया कि अनिल विज कहीं ना कहीं नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज है, या वो इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं।
लेकिन उन्होंने भी सामने आकर इसको लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में उनका ना होना भी इस चीज को पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर तो नाराजगी है। हालांकि वो बात क्या है वो तभी सामने होगा जब अनिल विज उसको लेकर कुछ कहे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि अनिल विज मीडिया में आकर इसको लेकर कोई बयान दे या इस चीज को लेकर सब कुछ अभी सस्पेंस ही बना हुआ है, इसलिए ज्यादा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जो आज मंत्री पद शपथ समारोह होगा उसमें ये देखने वाली बात होगी कि अनिल विज आ जाते हैं या कैबिनेट में उनको जगह मिलती है या नहीं। आपको बता दें कि अनिल विज का कहना है प्रस्ताव की वोटिंग के लिए वो सदन में जरूर आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बीजेपी के किसी नेता ने संपर्क नहीं किया, ना ही उन्हें किसी ने मनाने की कोई कोशिश की। चर्चा थी कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जाना था, लेकिन वो शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। हालांकि ये खबर भी सूत्रों के हवाले से ही सामने आ रही थी कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद इसी नाराजगी के चलते वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। तो हरियाणा में आज कैबिनेट विस्तार होगा। इसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अमित कुमार। अमित, क्या कुछ जानकारी सामने आ रहे हैं? माफ कीजिएगा रमेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज कैबिनेट विस्तार होना है नायब सैनी सरकार का, किन किन मंत्रियों के नाम शामिल हैं या किन किन मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है? बिल्कुल, राजभवन में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और राज्यपाल जो है वो आज आ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेज पे पहुंच रहे हैं। जो बैंड की धुन है वो बजनी शुरू हो गई है और जाहिर तौर पर अभी कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। अगर बात की जाए विधायकों की, तो विधायकों में जो अभी तक अपने फैमिली के साथ पहुंचे हैं, जिनका माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा, उसमें असीम गोयल है जो अंबाला सिटी से विधायक हैं। इसके अलावा अभय यादव है जो नारनौल से विधायक है, पहले आईएएस रहे हैं, यहाँ पर इस्तीफा देकर के इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो विशंबर भलमुकी हैं, बीजेपी से ही विधायक है वो भी। और इसके अलावा बात करें तो सोहना से संजय सिंह है जो वो भी एमएलए हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो कमल गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा और बात की जाए तो एक जो थानेसर से विधायक है सुभाष सुधा, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि इन लोगों का मंत्री बनना तय है। ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रमेश, अनिल विज को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अनिल विज की नाराजगी की जो खबरें हैं वो भी जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में क्या लगता है आज जब कैबिनेट विस्तार होगा तो क्या इस समारोह में अनिल विज आ सकते हैं और क्या उनको कोई जिम्मेदारी, उनको कोई विभाग दिया जा सकता है? नहीं, देखिए स्पष्ट हो चुका है कि उनका नाम नहीं है और अभी तक जो स्थिति है वो साफ हो गई है कि वो मंत्रिमंडल की सूची से बाहर है और उनका किसी प्रकार से इसमें नाम नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? जो नाराजगी की खबरें चल रही हैं उनको लेकर, इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, ये एक नाराजगी की बात तो साफ मना कर चुके हैं कि नाराज नहीं है वो। और रही बात दूसरी, उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम करेंगे। आज वो चंडीगढ़ आए हुए थे और विधानसभा में भी गए और उन्होंने अपने आप को विधानसभा कमेटी का सदस्य बनाने के लिए कहा। रमेश, आज कुल मिलाकर कितने विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? ये माना जा रहा है कि लगभग 7 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो स्टेज जो है वो सज चुका है और राज्यपाल है वो स्टेज पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री वो स्टेज पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो स्टेज पर बैठे हुए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उद्घोषण कर रहे हैं और राज्यपाल से इजाजत लेकर के कार्यक्रम शुरू करने की शुरुआत है। बिल्कुल रमेश, इंतजार करना होगा कैबिनेट विस्तार का जब ये समारोह शुरू होगा। हमारे साथ आलोक राजा भी बने हुए हैं। आलोक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हरियाणा की राजनीति में जो ये उलटफेर हुआ है लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी के लिए ये कितना फायदेमंद रहेगा? क्योंकि मनोहर लाल की भी अच्छी खासी छवि हरियाणा में थी, हालांकि उनको लेकर कुछ जगहों पर जरूर किसानों में कुछ नाराजगी थी। ये जो उठापटक हुई है हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनावों को लेकर, इसमें बीजेपी को कितना फायदा और कितना नुकसान रहने वाला है? बिल्कुल पूजा, आपने बहुत सही कहा। बीजेपी को फायदे को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बीजेपी पूरी वक्त अगर बात करें तो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 की अगर बात करें तो वो बीजेपी के पास ही हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस
जो सवाल उठाती थी, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश करती थी। लेकिन अब, और सबसे बड़ी बात यह कि फ्लोर टेस्ट में भी किस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, कैबिनेट में विजयी हासिल की, फ्लोर टेस्ट में भी नायब ने। और आलोक, रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर, अब सीधे आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर कैबिनेट विस्तार हो रहा है। समारोह शुरू हो चुका है, मंच सज चुका है, सभी विधायक अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो हरियाणा राजभवन के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यद विधि द्वारा संविधानम श्रद्धां निश्चांच स्थास्यामि। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतांच रक्ष्यतामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण वा स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षं न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय अनितो भविष्यति अथवा विषयम उपयुक्तम मंत्रिणं संबंधारीकरण या विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण विशेषान न सुयच्चामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक् निर्वहणं करिष्यामि। तो हरियाणा राजभवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नायब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो रहा है। विधायक जो है आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हरियाणा राजभवन के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। विज को लेकर पहले ही साफ हो चुका था कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। फिलहाल जिन लोगों के नाम सामने आए हैं मंच पर, वो सभी लोग मौजूद हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उठापटक देखने को मिली है, मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और उसके बाद बीजेपी ने नायब सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी है और आज नायब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसको लेकर कई नाम सामने आ रहे थे कि इन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। फिलहाल मंत्री शपथ लेते हुए
तो सीधे हरियाणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा राजभवन की, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो हरियाणा राजभवन की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती सीमा त्रिखणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती सीमा त्रिखा जी की से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं सीमा त्रिखा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय स्वकर्तव्यानाम। तो सीमा त्रिखा को आपने देखा, मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी नायब सैनिक सरकार में सीमा त्रिखा को मिलती हुई, यहाँ पर वो पहली महिला है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अभी तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया गया है। तो हरियाणा में नायब सैनिक सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई चेहरों को जगह मिली है, जिनमें सीमा त्रिखा का नाम सामने आया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया गया है और उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है और साथ ही साथ हरियाणा की जनता से वादा किया है कि जो जिम्मेदारी उनको मिली गई है उसका वो ईमानदारी से निर्वहन करेंगी। तो बड़खल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं सीमा त्रिखा और उन्हें नायब सैनिक सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। हरियाणा के फरीदाबाद में बड़खल निर्वाचन क्षेत्र से वो इस बार विधायक चुनी गई थी, जिसके बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। एक महिला के तौर पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास करें और उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करती हुई, और इससे पहले उन्होंने हरियाणा की जनता से वादा किया है कि जो जिम्मेदारी उनको, जो भरोसा उन पर जताया गया है सरकार द्वारा, उसका वो ईमानदारी से निर्वहन करेंगी। नायब सैनिक कैबिनेट में उनको जगह मिली है, ये उनके लिए बड़ी बात है। हरियाणा राजभवन के बाहर
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नायब सैनी सरकार का यानी कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है। कई चेहरों को यहां पर जगह मिली है। अनिल विज को लेकर तस्वीरें पहले ही साफ हो गई थी कि उनको मंत्रिमंडल से इस बार बाहर रखा जाएगा। हो सकता है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन फिलहाल जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए समारोह की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सीमा त्रिखा अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की है। उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का उन्होंने शपथ ली है और हरियाणा की जनता से वादा किया है। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा को अभी आपने शपथ ग्रहण करते हुए सुना है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया गया है। आपको बता दें 2014 और 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पानीपत ग्रामीण से हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए थे और आज उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नायब सैनी कैबिनेट में उनको शामिल किया गया है। उनको आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए महिपाल ढांडा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको नियुक्त किया गया है। नायब सैनी कैबिनेट में उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की है और हरियाणा की जनता के सामने उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है उनका ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और अपने पद की गोपनीयता को, संप्रभुता को वो बनाए रखेंगे। हरियाणा के विकास के लिए जो भी उनके योगदान की ज़रूरत होगी, अपने कर्तव्यों से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे और जो भी हरियाणा के विकास के लिए उनके योग्य काम होगा उसको वो जरूर पूरा करेंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है। महिपाल ढांडा को अभी कुछ ही देर पहले आपने शपथ ग्रहण करते हुए सुना। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया गया है। 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव में पानीपत ग्रामीण सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार फिर से उनको मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। नायब सैनी के नेतृत्व में अब वो कार्य करेंगे हरियाणा की जनता के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री असीम गोयल जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है।
अब मैं श्री असीम गोयल जी से निवेदन करता हूं पधारे। मैं असीम गोयल नन्योड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत की श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम गोयल नन्योड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के रूप में जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हो व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो असीम गोयल को अभी आपने सुना। मंत्री पद की शपथ लेते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया गया है। अंबाला शहर से वर्तमान में विधायक हैं। 2014 और 2019 में वो अंबाला शहर से जीत हासिल कर चुके हैं और कैबिनेट विस्तार में उनको भी जगह मिली है। बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। अब नायब सैनिक के नेतृत्व में हरियाणा के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर असीम गोयल कार्य करेंगे। शपथ ग्रहण की है उन्होंने मंत्री पद की और साथ ही साथ हरियाणा के विकास के लिए जो भी उनके योगदान की आवश्यकता होगी, जो भी उनके कर्तव्य हैं, उनका वो ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। शपथ ग्रहण की है। अपने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। मंत्री पद की स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। अंबाला शहर से विधायक हैं। 2014 और 2019 में उन्होंने लगातार अंबाला शहर की जो विधानसभा सीट है उससे जीत हासिल की है और हरियाणा की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है, बड़ा चेहरा है असीम गोयल और काफ़ी विश्वसनीय भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर राज्यपाल की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ग्रहण की है और साथ ही साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए असीम गोयल तो हरियाणा राजभवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नायब सैनिक सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका मिला है। अटकलें लगाई जा रही थी कि इन संभावित चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि जो नाम सामने आए हैं, चाहे सीमा त्रिखा का नाम हो, महिपाल ढांडा हो, राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अभय सिंह यादव जी की हरियाणा के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अभय सिंह यादव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है हरियाणा सरकार का, नायब सिंह सैनी सरकार, और इसमें मंत्रिमंडल विस्तार। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक करके मंत्रियों ने शपथ लेना भी शुरू कर दिया है। अभय सिंह यादव भी इसमें शामिल रहे, महिपाल टांडा भी इसमें शामिल रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं इन्हें मंत्रिमंडल की पद की शपथ दिलाई जा रही है। कोई स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की पद की शपथ ले रहा है, तो असीम गोयल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहेंगे अंबाला शहर से। यानी तमाम जो एक एक करके नेता हैं वो आज राजभवन के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तमाम लोगों को हरियाणा राजभवन में आज एक एक करके राज्यपाल महोदय मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा राजभवन की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। और आज हरियाणा में सरकार बदलने के बाद, या यूं कह ले चेहरा बदलने के बाद, पूर्व सहयोगी को हटाने के बाद राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। तस्वीरें देखिए, मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके वो 4 मंत्री इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नायब सैनी की कैबिनेट का विस्तार और नए मंत्रियों को इसमें जगह मिलती नजर आ रही है। तो ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजभवन से देख रहे हैं। टीवी 27 न्यूज पर राज्यपाल इस खास कार्यक्रम में तमाम मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभय सिंह यादव हो या महिपाल टांडा या असीम गोयल। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री सुभाष सुधा जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री सुभाष जी की निवेदन करता हूं कि वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। शपथ लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें पद और गोपनीयता की आज शपथ दिलाई जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं सुभाषुदा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हर राज्य के अपने कर्तव्य से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो हरियाणा से सीधी तस्वीर देख रहे थे, जहां आज नायब सिंह सैनी सरकार का विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होते हुए नजर आए। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को
संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु में भाजपा को मिल रहा जन समर्थन पूरा देश देख रहा है। एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, इसने द्रमुक सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने आगे कहा, अब तमिलनाडु ये तय कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तस्वीरें मंच की, एनडीए को ही जाएगा, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु दक्षिण के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण की सीटों को लगातार समेटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे में इस दुर्ग में सेंध लगाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच की। में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयम्बटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। जन समर्थन से नींदें उड़ी द्रमुक की, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करते हैं, और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चीनी वीजा से जुड़ा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। पी चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट का सम्मन हो चुका है, यानी सम्मन भेजा है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। चीनी वीजा से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग में घिरे चिदम्बरम को ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। चिदम्बरम को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। चीनी वीजा से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें पी चिदम्बरम को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आदेश दे दिया है। तो समन जारी कर दिया, और समन के जरिए चीनी वीजा से जुड़े इस पूरे मामले पर अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा कोर्ट कहीं ना कहीं अब इसकी और भी ज्यादा मुश्किलें कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम के बढ़ते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी पी चिदम्बरम को 100 दिनों से ज्यादा की जेल यानी सलाखों के पीछे रहना पड़ा था, और अब इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला एक और सामने आ रहा है। 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश उन्हें दे दिए गए। खबर मुंबई के एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से निकलकर सामने है, जहां बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि नेताओं के हमारे साथ आने से एनडीए गठबंधन का कद और भी ज्यादा बढ़ेगा, सीटों का बंटवारा ठीक से होगा और बीजेपी राज्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। नहीं, अगर हिंदुत्व की व्यापक भूमिका राज ठाकरे ले रहे हैं तो देवेंद्र जी ने संकेत दिया था कि उनकी विचारधारा से हमसे जुड़ रही है। तो अगर विचारधारा और हिंदुत्व की भूमिका उन्होंने ली तो उसका स्वागत होगा, और हर नेता, हर 7-6 लोग आने से पार्टी का और महायुति का कद बढ़ेगा। झारखंड में अचानक से सियासत और ज्यादा गर्म हो गई और सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई, जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने विधायक पद और जेएमएम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी। इस दौरान सीता सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी पर लोगों के विश्वास को देखते हुए इस परिवार में शामिल हुई हूं। तो परिवार और विश्वास दोनों को देखते हुए सीता सोरेन शामिल हो गई आज जेएमएम का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी जो है वो तब लिखी गई थी जब हेमंत सोरेन ईडी के केस में कस्टडी पर जा रहे थे। तब कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री हो सकती है। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि पार्टी का विवाद परिवार में दिखने लगा, और उनकी भाभी ने तभी चेतावनी भी दी थी। और अंदर खानों से खबर तो ये निकल कर आई थी कि सीता सोरेन खुद
मुख्यमंत्री बनना चाहती थी और उन्होंने कहा कि उनके पति का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए और अब बीजेपी में शामिल हो गए। यानी परिवार में फूट और बीजेपी को मजबूत साफ तौर पर सीता सोरेन के जाने से होती नजर आएगी। तो खबर झारखंड की है, जहां रांची से सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दिए जाने पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बयान सामने आ गया। वहीं उन्होंने कहा है कि हम सभी हैरान हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। अभी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। यह हमारी पार्टी के लिए दुखद है। अब जरा सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है सीता सोरेन के इस्तीफे और बीजेपी के ज्वाइनिंग पर। जी, हमें भी पता चला और हम सभी लोग शॉक्ड हैं। और देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया क्या दिया, लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था। और इस तरह से क्यों हुआ, दुखद है, ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है। जी। संकट से जूझ रही पार्टी को अपनी ही दगा देकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और ये पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर प्रदेश में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है, जब परिवार में भाव और सम्मान नहीं मिलता तो भावनाएं बदलकर दूसरी पार्टी में लोग जाया करते हैं। नेताओं का ये चलन हमेशा से रहा। अब अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। हिंदू पक्ष ने मरम्मत की डाली थी याचिका, वाराणसी जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल को मुकर्रर कर दी है। तो दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। अगली सुनवाई अब 11 अप्रैल को होगी। हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी और मरम्मत के लिए बात कही थी। ज्ञानवापी मामला लगातार सुर्खियों में रहा और अब वाराणसी जिला कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हुई है। 11 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई और इस तारीख में क्या वाराणसी का जिला कोर्ट मंदिर में मरम्मत के काम को करवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम को करवाने के लिए तैयार होगा कि नहीं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी जो याचिका, उस पर सुनवाई और 11 अप्रैल की अगली तारीख कोर्ट ने मुकर्रर कर दी। तो साफ तौर पर 11 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी ज्ञानवापी से जुड़े इस मामले में। वाराणसी जिला कोर्ट में यह आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में अगली तारीख जो है वो ज्ञानवापी के मामले में मिलेगी। हिंदू पक्ष जो है वो इसलिए मार सके क्योंकि पूजा का स्थान है और लंबे समय से 1993 से बंद था, तो ऐसे में उसकी सफाई और साथ ही साथ मरम्मत की जरूरत है। और इसको लेकर याचिका और सुनवाई में इस बात का भी जिक्र कि कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। जो अगली तारीख है वो 11 अप्रैल की रखी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी मामले में सुनवाई तारीख मुकर्रर हो गई है। अगली खबर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। इस मौके पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब जरा सुना उस मीटिंग से निकलने के बाद। आज मैनिफेस्टो की मीटिंग चर्चा करी है और जो गारंटीज खड़गे साहब और राहुल जी बार बार बोल चुके हैं उसको एक अमली जामा हमने पहनाया है। युवा है, किसान है, महिला है, श्रमिक हैं और सामाजिक न्याय लोगों को मिले, आर्थिक न्याय लोगों को मिले और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है। हम अपने मैनिफेस्टो में देश में जो हालात हैं उसका विवरण भी करेंगे, साथ ही एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट भी देंगे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे तो किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार उत्पन्न करने की बातें हो, नौजवान, सब पर लंबी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई है और मुझे लगता है बहुत जल्द हम अपना औपचारिक मैनिफेस्टो की घोषणा करेंगे।
दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी। कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा हुई है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हमने कांग्रेस घोषणा पत्र पर गहन विचार विमर्श किया है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि आज हमारी जो बैठक हुई है वो सिर्फ हमारे घोषणा पत्र के लिए नहीं बल्कि हमारे न्याय पत्र के लिए भी थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज की बैठक में हमारे एजेंडे पर चर्चा हुई। पिछले 63 दिनों में राहुल गांधी हमारे न्याय की बात कर रहे हैं और इसमें 25 गारंटी की घोषणा भी हुई है। ये सिर्फ एक साधारण घोषणा पत्र नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश के लोग बेहतर भविष्य देख सकें। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने व्यापार सभा की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने प्रदीप जायसवाल और इनके संगठन के साथियों को बधाई भी दी। चुनाव के समय संगठन की बैठक हो रही है और ऐसे में जिम्मेदारी ली है कि अपनी बाजार में सपा को जीत दिलाएंगे। देश के लिए यह समय फैसले का लेने का समय, हमारा भविष्य कैसा होगा इसका फैसला होना है। व्यापारियों के बिना लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। एसबीआई वाले मामले को हम वसूली मानते हैं और ईडी सीबीआई से बड़ी हमारी जनता है। अब यही लोग लोकतंत्र को बचाएंगे। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, ये भी हम सुनाएंगे। हमारे पास और उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिए हम आपके साथ वोट नहीं दे सकते, हमें माफ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि अगर अन्याय रोक रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो जहां मुख्यमंत्री जी कहें वहां वोट दे देना। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने वो बात देखी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनके पीए के माध्यम से मुझे फोन आ रहा है और 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मुझे डराया जा रहा है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से, मैं मजबूरी में जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी यूपी और बिहार जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं और इस बार यदि वे जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव नहीं होने दे सकते हैं तो आप सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कैसे बात कर सकते हो? उस समय आपके पास सुरक्षा बल कैसे होंगे? ये एक बदलाव था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टियां बिना कोई छोड़े हुए सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार थे। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन कराने पे उन्होंने रोक लगाई, कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते हो तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहां से फोर्सेज आएंगे? फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।